नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज़ के इस चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है बीडी निजामी जी और शिवरतन श्रीवास्तव जी और सतीश बौद्ध जी मौजूद है, स्टेट हेड इंडियन न्यूज़। आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के दो चरण के मतदान हो चुके हैं और ये अंतिम चरण के मतदान है और इसके बाद ये मतदान अब 7 मई को होंगे और ये चूंकि अंतिम मतदान है तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है और सतीश बौद्ध जी भी मौजूद है। मेरा पहला सवाल निजामी सर से कि क्या चूंकि मतदान लगभग आरंभ हो चुके और खत्म होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मतदान, तो कैसा देखते हैं आप छत्तीसगढ़ को, लोकसभा को इस बार? छत्तीसगढ़ के चुनाव यदि देखा जाए तो निसंदेह पूरे भारत के जो लोग होते हैं नेता, उनका बहुत एक सेंट्रलाइज भी रहता है ये। और देखा जाए तो पिछले दो चुनाव जो 2014-2019 के चुनाव के देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंडेड रही है। 2014 में जहाँ पर 10 सीटें उन्होंने जीती हुई थी और एकमात्र सीट जो दुर्ग की थी वो तामध्वज जीते थे, बाकी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं 2019 की बात करें तो 19 में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस 2 सीटें जीत चुकी थी, बस्तर और कोरबा, और बाकी जो 9 सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इसलिए ये देखा जा रहा है कि और जिस ढंग से माहौल बना हुआ है निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नज़र आ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पिछले 3 से 4 महीने में खासतौर पर विधानसभा चुनाव होने के बाद छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा है। बट अभी जो 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं, पहले में बस्तर और दूसरे में जो 3 लोकसभा है, खासतौर पर राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, इसमें जो कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत जो गिरा है और कुछ जो चीज़ें कुछ सामने आई है, खासतौर पर घोषणा पत्र जैसी चीज़ें, जिसमें कांग्रेस ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, इस पे जो क्लैश चल रहा है, तो उसके देख करके कहीं ना कहीं एक बयार थोड़ी सी बदली हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कितना वो आने वाले समय में समझ में आएगा। जी, सेम सवाल सर आपसे भी है कि चूंकि अब ये अंतिम चरण के मतदान होने छत्तीसगढ़ में और 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तो कैसा देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? पहले चरण में बस्तर से जो चुनाव हुआ था मुख्यतः नक्सली बेल्ट था जी। वहाँ पर चुनाव की जो स्थिति है, पहले पूरे 12 के 12 सीट कांग्रेस के पास था और बाद में ये बदल करके 8 सीट कांग्रेस के ख़त्म हो गए और 4 सीट ही मात्र रहा। तो 8 सीटों में जिस तरह से बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलने की संभावना अधिक है। और जहाँ तक के बस्तर का लोकसभा के चुनाव को देखा जाए तो वोट का परसेंटेज जैसे गिरना चाहिए था वैसे नहीं है, करीब इक्वल ही रहा है जी। उस समय 2% का ही अंतर रहा है और एक दोनों के बीच में अंदरूनी लड़ाई के कारण क्या है कि दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कवासी लखमा, इन दोनों के बीच में जिस तरह से ये चल रहा था उससे ऐसा लगता है कि हराने के मूड में आ गए थे 5 विधानसभा के विधायक का, क्योंकि उनको हराने में कवासी लखमा का हाथ था। स्पष्ट रूप से इस प्रकार के आपस में जिस तरह से बातचीत होती थी और प्रदेश से ये और राष्ट्रीय स्तर तक जिस प्रकार से पत्रबाजी ये बाजी हुआ, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कवासी लखमा जीत रहा है या महेश कश्यप जीत रहा है, परंतु क्या है कि दोनों में कड़ी टक्कर है, 19-20 का फैसला हो सकता है। अब रहा कांग्रेस इसका कांकेर में स्थिति ये है कि एक और चौथी 5वीं पास बैगा को टिकट दे दिया बीजेपी ने, केवल इसलिए उसको टिकट दिया कि कोई धर्म परिवर्तन, ईसाई धर्म का वहाँ पर काफ़ी फैलाव हो रहा था, उसको रोकने में उसने काफ़ी ये किया और मिनी अपना रोल अदा किया। और पूर्व में वो वहाँ का अध्यक्ष ये भी रहा है, विधायक रहा है अंतागढ़ से। राजनांदगांव और महासमुंद के भी चुनाव हो चुके उसी दूसरे चरण में। और इसमें एक चीज़ खासियत ये है कि मात्र 6,900 वोट से हारा था पूर्व कांग्रेस का और अभी भी उसी को ही टिकट दिए हैं। अभी संभावना उसकी बढ़ गई, इस कारण का कांकेर से कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा मजबूत है बजाय कि बीजेपी। मेरा सवाल मैं आपको रखना चाहूँगा। मेरा सवाल आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से है। निजामी जी से पहले हमारा सवाल है
चूंकि आज चुनाव प्रचार थम गया है और छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं और उसमें कल 7 तारीख को उसमें मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है, या बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें या प्लेन एरिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म या जातिवाद पर आधारित चुनाव देखने को मिला है। मोदी जी का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि साहू, कुर्मी और आदर, तो ये बात आ रहा है, तो कितना असर करेगा इस चुनाव में? देखिए, पहले छत्तीसगढ़ की जो बची हुई 7 सीटें हैं उस पर 7 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। जहाँ तक जातिगत समीकरण की बात आती है तो पार्टी चाहे कोई भी हो और प्रदेश भी चाहे कोई भी हो, तो यह हिंदुस्तान में पूरा होता है ऐसा कि जिस जगह जिस जाति के मतदाता ज़्यादा होते हैं तो मतलब परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से किस जाति के कितने मतदाता हैं, कई जाति रहती हैं, तो जिन जातियों के मतदाता ज़्यादा होते हैं ये कमोबेश हर लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो इसके बाहर, राजनीतिक पार्टियां उसको नज़रअंदाज नहीं करती। और इसीलिए खासतौर पर हम अगर बातचीत करें, आज जैसे दुर्ग की बात करते हैं, दुर्ग में पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें दोनों प्रत्याशी कुर्मी समाज के थे। प्रतिमा चंद्राकर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थी और विजय बघेल दोनों कुर्मी थे, और उन समय के मतदाताओं को बहुत आसान था कि भाई ठीक है दोनों एक ही समाज के हैं और कैसा कौन बेटर है, तो उन्होंने किया। और उसमें 3,90,000 के आसपास से विजय बघेल की बड़ी जीत, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी उस समय। अब जो समय है, अब इसमें क्या साहू मतदाता भी कम नहीं है छत्तीसगढ़ में, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो दुर्ग का बेल्ट है, जो महासमुंद का बेल्ट है, बल्कि बिलासपुर के आसपास भी है, साहू मतदाताओं की भरमार है। और इसीलिए खासतौर पे कांग्रेस ने इस बार एक दांव पैतरा बदला और यहाँ से राजन साहू को टिकट दिया। और जो तामदर साहू थे, क्योंकि तामदर साहू पहले हालांकि यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और उनकी इच्छा भी थी लड़ने की, लेकिन वो अभी 3 महीने पहले जिस ढंग से ग्रामीण से बुरी तरह हारे 40-45 हज़ार से, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो जोखिम उठाना उचित नहीं समझा, उनको महासमुंद भेज दिया। तो जातिगत जब समीकरण की बात आती है तो उसमें निसंदेह राजनीतिक पार्टियां इन सब बातों का ख्याल रखती हैं टिकट देने के समय। जैसे आपने समाज की बात की, साहू समाज और कुर्मी समाज की, तो जो हत्याकांड हुआ था साजा में, उसका कितना असर मिलेगा? साहू वोट कितने मिलेंगे बीजेपी को? देखिए क्या है, साहू वोट की बात जहाँ तक आती है, वो जो समय था उसका तो खैर देखा जाए कि रिजल्ट तो आ ही गया। वो चैप्टर हालांकि काफी हद तक क्लोज हो चुका है। जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तक वो, अब एक ही मुद्दे को बार बार नहीं भुनाया जा सकता। जैसे सीबीआई आने का चैप्टर फिर खुल गया है। हाँ, अब यह है कि वो जो ईश्वर साहू, उनके जो मृतक के पिता, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साजा के विधायक बन गए और कांग्रेस के कद्दावर नेता को, रविंद्र चौबे को हरा करके 7 या 8 बार रहे विधायक को हराया गया। हाँ, वो बहुत बड़ी होती है। अब चूंकि साहू मतदाताओं की बात आती है तो साहू मतदाता निसंदेह है। अब चूंकि कई मामलों में क्या होता है, जो समाज के लोग होते हैं ना, वो पार्टी नहीं देखते। देखा जाए तो उनको लगता है कि हमारा आदमी जीतना चाहिए तो हम, ताकि अपनी बात रह सकें। तो दूसरी बात ये होती है कि भाई हाँ, गवर्नमेंट किसकी है, इसका असर जरूर होता है। अब यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, केंद्र में अभी हुआ है, अभी केंद्र का चुनाव होना है, तो ये थोड़े से असमंजस में साहू मतदाता जरूर होंगे, क्योंकि एक तरफ जो उनका समाज का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस की टिकट पर है, तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में जरूर होगी। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि चूंकि राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई भी समाज हो एक बार ये भी देखता है कि भाई राष्ट्र के लेवल पे क्या उचित रहेगा। कौन जीत रहा है? चूंकि आप दुर्ग लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो दुर्ग लोकसभा से आपको क्या लगता है, अनुमान क्या कहता है? तो अभी कुछ जल्दबाजी हो जाएगी। मेरा सवाल श्रीवास्तव जी से है। श्रीवास्तव जी ये बताएंगे, जिस प्रकार घोषणा पत्र आया है दोनों पार्टियों का, तो भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है आपने देखा, और कांग्रेस का भी देखा, दोनों के घोषणा पत्र में जनता किसे पसंद करेगी? देखा जाए दोनों को घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से है, देश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है, समझती है कि कांग्रेस की सरकार आ नहीं सकती। केवल 2-3 राज्यों में है, वो भी सीमित संख्या में है। इसका क्या कि देश की पूरी व्यवस्था आजकल भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत कर लिया है, लोग ये चाहते हैं कि सरकार यानी भाजपा के बने, इसलिए बने क्योंकि देश को एक निश्चित रूप से दिशा, विकास की दिशा दे और समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको रोजगार मिले। ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही। पिछले 10 वर्षों के मोदी के जिस तरह से उन्होंने ये किया, केंद्र सरकार को चलाया, उसका फायदा
धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा है कि अच्छी सरकार मिलेगी तो बीजेपी की ही मिलेगी। मैं आपसे दोबारा मेरा सवाल है और उसके बाद निजामी जी से सवाल है। जिस प्रकार बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, बीजेपी उस पर फोकस न करके धर्म की बात कर रही है, मंदिर की बात कर रही है, जम्मू कश्मीर की बात करी, धारा 380 की बात करती है, 3 तलाक की बात करती है। तो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है ठीक है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी इस पर बात नहीं करती, तो बीजेपी का क्यों ऐसा बात नहीं करी? और अब आप दोनों से सवाल। उसके पीछे कारण ये है कि देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि उनको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। उनके लिए स्वरोजगार का, और जिस तरह से मैंने केंद्र सरकार नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक स्टार्टअप ये वगैरह यूनिकॉर्न इस प्रकार की योजनाएं संचालित करके लाखों करोड़ों को रोजगार देने की व्यवस्था कर रही है, उसी तरह से आगे बढ़ते, क्योंकि केंद्र सरकारी नौकरी सीमित है, निजी के क्षेत्र में आज नहीं तो कल हर कोई को जाना ही पड़ेगा। ये है कि रोजगार के अवसर कम है, वो धीरे धीरे बढ़ाने की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि 1 लाख रुपए बेरोजगारों को दिया जाएगा, तो क्या संभव है? संभव किसी भी स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे हिसाब लगाएंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो 27,000 करोड़ रुपया यानी डूबत खाते के रूप में लोगों को ये बनाने के लिए दिया जाएगा। एक दृष्टि से कहा जाए तो आलसी और कामचोर ये बनाने की ये नीति है, ये कभी नहीं चलने वाली है। और धीरे धीरे पब्लिक समझ गया कहाँ से 1-1 लाख रुपए इतने में ये को दे सकते हैं। निजामी जी से सवाल वही है कि दोनों के घोषणा पत्र को, चूंकि आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या अंतर दिखता है? जनता किसे पसंद करेगी? देखिए, जनता भारत की काफ़ी जागरूक हो चुकी है। जब पहली बार कोई पार्टी चुनाव के मैदान में आती है, वो जो कुछ भी कहती है तो उस पर एक आम तौर पे विश्वास करता है जी। लेकिन अब ये 2 चुनाव हो चुके हैं, देखा जाए तो 2010 का भी, 2014 और 2019, ये तीसरा चुनाव है। तो निसंदेह जैसा भी अभी गौर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, देखा जाए कि घोषणा पत्र या जो जनता से जुड़ी हुई बातों पर बात नहीं कर रही है। हाँ, वो सीधा कि मंगलसूत्र और विरासत और पे टैक्स और इस टाइप की बातें ज़्यादा हो रही हैं। 370 हटाने की बात है, ठीक है, 3 तलाक को निसंदेह अगर देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो कुछ काम हुए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे किए हैं। लेकिन अब चूंकि आगे क्या करना है, जो मूलभूत जो चीज़ें होती है, रोजी रोटी की जो समस्या होती है, बेरोजगारी की जो समस्या होती है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और हर बार राम मंदिर या हर बार ये 3 तलाक या हर बार 370, ये वो भी नहीं उचित नहीं। आगे क्या, इसके आगे क्या, उस डेवलपमेंट के ऊपर मुद्दे, और वो जो देश हित में जरूरी है। और निसंदेह ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उसमें ज़्यादा सिंसियर है बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी का आप जितने भी भाषण देख लीजिए बड़े बड़े नेताओं के, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, ये इसके बाहर नहीं जा रहे हैं। और पब्लिक में भी अभी चर्चा शुरू हो गई है कि भैया बेरोजगारी की बात कब करोगे, नौकरियां कब दोगे, गरीबों की समस्या, महिलाओं की बात होती है, महिलाओं की रक्षा की बात होती है, जैसे कि अभी बहुत सारे मुद्दे उठे महिलाओं के लेकर के। 1 लाख की बात मैं नहीं कहता, महतारी वंदन योजना जो उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी, निसंदेह ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे बात आई थी कि किसकी सरकार क्या है, कांग्रेस, तो हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन किसने सोचा था कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार चली जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था, कोई भी एनालिसिस ऐसा नहीं कर पा रहा था, कोई भी सर्वे ऐसा नहीं बता रहा जो कि, तो इसलिए अभी तो तीसरे चरण का मतदान है, इसके बाद 4 चरण और है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मतदाताओं के विवेक को इतना टटोलना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तीसरी बार लगातार उन्होंने सरकार बनाई थी, और उसके बाद इंडिया शाइनिंग का एक मैटर, शाइनिंग इंडिया, उस समय उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मतलब 6 महीने चुनाव पहले हो गए थे और अगले प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी जी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक रिजल्ट आया और उसके बाद जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर वो 2009 में वो स्थिति हुई। अभी मैंने कहा वो स्थितियाँ, और अभी जो 2023 की स्थितियाँ विधानसभा छत्तीसगढ़ की खासतौर पर, इसलिए मतदाताओं को मन को टटोलना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। श्रीवास्तव जी से पुनः सवाल, उसके बाद निजामी जी से सवाल रहेगा। मेरा सवाल ये है कि आप मोदी जी ने 2 बार सरकार बनाई और दोनों बार कई सारे वादे किए, इस बार तो गारंटी बोल रहे, मोदी की गारंटी। तो आप अगर हम पहला चुनाव देखें, काला धन वापस आएगा,
लोगों के खाते में पैसे जमा होंगे, लोग जनधन योजना के लिए लाइन लगा के अकाउंट खोले, लेकिन जो वादे थे वो पूरा नहीं किया। क्या जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी या कांग्रेस को चुनेगी? देखिए, सबसे आगे इसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे हो उससे ऐसा लगता है कि देश के वातावरण को देखिए। 14 सांसद, 28 विधायक और कम से कम 1-2 लाख से अधिक क्यों भाजपा की ओर घुस गए? सत्ता की ओर सवाल रहेगा, इसी पे सवाल रहेगा। इससे ये लगता है कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी के ऊपर विश्वास हो रहा है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आपका तृणमूल कांग्रेस हो, इनके सांसद विधायक क्यों आ रहे हैं? मैं इसी से सवाल फिर से करेंगे, आप कंटिन्यू रखिए। वो जानते हैं कि इस देश को संभालने में अब सक्षम है तो वर्तमान मोदी सरकार ही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, निजामी जी से उसी सवाल को लेते हैं कि 2 बार के चुनाव में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी कि काला धन वापस आएगा, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आएंगे, जनधन योजना का अकाउंट खुलाया गया। तो क्या 2 बार के जो जनता है, जो मतदाता है भारत देश की, वो क्या समझेगी अब मोदी जी को? देखिए, आम जनता की बात करें तो कुछ काम तो अच्छे हुए, नो डाउट। जैसे आयुष्मान का काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, जनधन के खाते तो खुले, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है। आज भी जो है ना, बहुत सारे जो लोगों को इस बात की शिकायत है कि खाते तो खुलवा दिए, पैसा नहीं आ रहा है। 15 लाख की बात कर रहे थे तो 15 लाख का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद शब्द आ गया कि वो जुमला था, चुनावी जुमला था, इसलिए उसमें उसके बारे में हम चर्चा ही क्यों करें। और रही बात ये कि तीसरे चरण में, अभी जो तीसरा जो दौर है उनका, तीसरे चरण में, और ये तीसरी बार, जबकि वो कह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा उसमें गारंटी के साथ आ रहे हैं, गारंटी की बात जो कर रहे हैं। देखिए, गारंटी जो है, क्या गारंटी देखा जाए, रोजगार की गारंटी की बात की तो उन्होंने हर साल 2 करोड़ गारंटी रोजगार देंगे, नहीं पूरा हुआ। अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, गारंटी की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। वही तो जनता पूछना चाह रही है, विपक्ष भी कह रहा है कि आप किस चीज़ की एक गारंटी उन्होंने दी थी अग्निवीर की, 3 साल की नौकरी। भाई एक 18 साल का युवक 3 साल नौकरी करने के बाद घर में थोड़ी बैठेगा। आप गारंटी ऐसी दीजिए कि उसको लाइफ टाइम, मतलब अगर वो 60 साल की उम्र एक निर्धारित है सरकारी नौकरी की, रिटायरमेंट की, तब तक उसकी गारंटी हो, तब तो उस गारंटी का कोई अर्थ है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है इसके। इसको 3-3 साल की नौकरी देंगे। ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ ऐसी हैं जो आजकल IT सेक्टर में है, इसमें अच्छी खासी सरकारी नौकरी से ज़्यादा सैलरी देते हैं। आप और से चले जाएँ विदेशों में। श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल था, चूंकि इन्होंने कहा कि इतने विधायक, इतने सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ये बात हमेशा विपक्ष, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में ये कहती है कि ED, IT और अन्य जो केंद्र की एजेंसी उनका दबाव है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। आप वरिष्ठ पत्रकार क्या कहेंगे? देखिए, जितने जगह भी छापे पड़े, ED का या प्रवर्तन निदेशालय का या इनकम टैक्स का, करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए जब्त हुए। आखिर वो संपत्ति कहाँ है उसके सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या है कि सरकारी खजाने में जमा हो गए हैं। 99% की स्थिति ये है इस मामले में, ED की गलती कहीं पर नहीं हुआ है। हाँ, निश्चित है कि 1-2-4 जगह हो जाता है गलती, वो जांच में ये में कोई तरीके से हो जाता है, वो तो न्यायालय निर्णय लेता है। अधिकांश न्यायालय में निर्णय इस प्रकार के हुए हैं कि ED की यानी गलती नहीं है। मैं आपको रोकूंगा। आप ED के पक्षधर में बोल रहे हैं और ED को अच्छा मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल होता है उसके ED की रेड नहीं होती, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, जितने भी भाजपा में शामिल हुए हैं या चाहे भाजपा में भी हैं जिनके विरुद्ध में ED की कार्रवाई है, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी का केस बंद नहीं हुआ है, उसके क्या हो सकता है नहीं। ये भी कहा है कि हम अगली सरकार, जब हमारी सरकार आ जाएगी फिर हम नए सिरे से इस पर ये करेंगे। क्या करेंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जनता, क्योंकि हम लाइव में, हमारे लाइव चल रहा है, आप बताएंगे। हम ये बता रहे हैं कि जैसे शरद पवार पे जो आदमी आए हैं, अजीत पवार के ऊपर 55,000 करोड़ तो ये है, वो मामला बकायदा ये है, केस रजिस्टर है। लेकिन विपक्ष बार बार ऐसा क्यों बोलता है कि वहाँ जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद निर्मल से या वार्षिक हो जाता है, ऐसा क्यों बात आ रही है? उसके पीछे में कारण एकमात्र यही है कि देश, उन लोगों ने महसूस किया, समझ गए
कि यदि देश को यदि आगे बढ़ाना है, जिस तरह से हम यानी चंद्रयान की ओर जा रहे हैं और अग्निवीर जो अपना सेना में कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा कि 4 साल तो उसके बाद वो क्या करेगा। 4 साल में जो अच्छे कार्य करेंगे वो उसको रखेंगे 1/4 को, और दूसरे को मैंने कई प्रकार के रोजगार में उनको ये करेंगे। तीसरा एक चीज़ ये है, आज नए युग में सेना में 60 साल की उम्र में रखेंगे तो न तो दौड़ सकेगा न तो ये कर सकेगा, यानी एजुकेटेड पर्सन और ये हो। साइबर के युद्ध के समय इसीलिए क्या है कि इस प्रकार की व्यवस्था की है, और 28 देशों में 4 से 5 वर्ष की ही नौकरी दी जा रही है। जी, मैं आपसे पुनः, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, पुनः आप ही के सवाल से एक सवाल निकला है, अगर जो बच्चा वहाँ पर 1/4 को अगर सेना में रखते हैं और वो जो बाकी लोग वापस आके भारत में अलग अलग प्रदेशों के बच्चे जा रहे हैं अग्निवीर में, अगर वो वापस आके सही दिशा में अगर काम किए तो ठीक है, लेकिन अगर गलत दिशा में अगर वो चले गए, बंदूक पिस्टल का उनको तो ट्रेनिंग हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी देश की? उनको क्या है, रोजगार के अवसर देने के लिए उनके खाते में कितना करोड़ लाख रुपए जमा कर रहे हैं, और उनको क्या है कि विभिन्न प्रकार के, जैसे ये आपने ऐसा कहा कि जनधन खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, उनके अग्निवीर के खाते में इतना आएगा, ये आएगा वाला कब आएगा? उनके रिटायर होने 4 साल के बाद ही आएगा ना। अभी एग्जाम्पल के अभी इन्होंने, केंद्र सरकार ने क्या ये किया है कि जनधन खाते में अच्छे काम कर रहे हैं, नियमित पेमेंट कर रहे हैं, उनको 20 लाख रुपए तक उनके खाते में डालेंगे रोजगार के। क्योंकि हमारा तो लोकसभा चुनाव पे चर्चा है, हम देश की हम बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ छोड़ के। आप लालू प्रसाद की पार्टी कितना रोल प्ले करेगी इस पूरे लोकसभा चुनाव में? मुझको ये लगता है कि 2 से 3 सीट आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। निजामी जी, आप सपा और लालू की पार्टी का बताएंगे। देखिए, यूपी और बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत जागरूक रहती है, और यूपी में परिस्थितियां ये है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा सपा और बसपा का भी एक अच्छा वोट बैंक है। वहाँ छत्तीसगढ़ जैसी स्थितियाँ नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा, तीसरी कोई पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं है जी। लेकिन यूपी और बिहार में दोनों जगह है। होता यह है कि समीकरण जो सेट करते हैं दोनों, जातिगत समीकरण, जातिगत, हाँ, वो समझौतावादी जो बोलते हैं ना आदमी, तो मिलजुल करके जो समझौते होते हैं, तो जैसे यूपी में समझौता आज की तारीख में चल रहा है इंडिया गठबंधन का, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम कुछ दल और भी हैं। हालांकि देखा जाए तो 28-30 पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, 38-40 पार्टियां एनडीए में भी हैं, पार्टियों की कहीं कमी नहीं है। लेकिन यूपी बिहार की बात जहाँ तक है कि वहाँ का जो मतदाता है अग्रेसिव रहता है, देखा जाए तो वो रिएक्ट करता है। अगर आपने कोई काम, जैसे एक कोई कहीं के सांसद मान लीजिए, अगर 2 बार उसको 14 और 19 में जिसको जीत मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, जो बोलते हैं ना कि एक एंटी इनकम्बेंसी की बात बोलते हैं ना, वो प्रत्याशी में भी लागू होती है, सिर्फ मतलब राजनीतिक दलों में लागू नहीं होती है। और निसंदेह इसका असर, ये जो कह रहे हैं ना कि हम 370 और 400 पार, जो कहना बहुत आसान है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं लग रही हैं। आपको मथुरा की बात बताता हूँ। मथुरा में हेमा मालिनी 2 बार सांसद रही, 2014-2019 में। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मैं नहीं लड़ूंगी। अब 2024 में फिर मैदान में आ गई हैं। तो जो दूसरे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो इस उम्मीद में थे कि अगली बार हो सकता है कि हमको टिकट मिल जाए, तो वो क्या हुआ कि उनको, उनके जो अपेक्षाएं थी वो खत्म, 5 साल तो फिर जाएगा। तो कुछ वहाँ के कैंडिडेट वो उसमें विरोध में लड़ रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, जो 3-4 जो दावेदार होते हैं, तो वो बागी कैंडिडेट हो जाता है भाजपा। तो भाजपा के कई जगह बागी कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ऐसे नवनीत राणा अमरावती में, जो कि निर्दलीय थी, जिनको शरद पवार की पार्टी का समर्थन था, अब भाजपा ने टिकट दिया। हाँ, अब भाजपा ने टिकट दे दी। तो जो पिछले बार जो भाजपा से लड़ा थे, जो दूसरे जो उम्मीदवार थे, अब वहाँ भी उनके खिलाफ बागी कैंडिडेट वहाँ पर लड़ता है। ये स्थितियाँ हिंदुस्तान में कई जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हम लोग चूंकि मीडिया वाले हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन बातों को हम सामने नहीं रख पाते, चूंकि वहाँ पर मैं बता दूं, वहाँ पर पिछले बार से ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार बडनेरा में, जो लोकसभा सीट है, जहाँ से नवनीत राणा अमरावती से। जी। तो भाई ठीक है, ये सब चीजें, मतलब ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ कहीं ना कहीं निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं समझौते के तहत। इसलिए ये जो चुनाव है ये इतना आसान, क्योंकि अभी जो स्थिति है ना, जो ईडी की बातचीत चल रही थी, अभी आप लोग कहते हैं ईडी का मामला, देखिए
ईडी का जो रेट पड़ती है ना, किसी को देखिए ना, बहुत सीनियर लीडर के पास जनरल पड़ती है, बहुत कम होता है जो कि कम उम्र के विधायकों या सांसदों में पड़े। होता क्या है, 60-70 साल की उम्र में कोई नेता जो 4 बार 6 बार सांसद रह चुका है, विधायक रह चुका है, उसके पास एक ईडी की चिट्ठी जाती है कि आपने फलाना साल में ये जो इंटरनल बात है, जो उनके परिजनों से कहीं कुछ बातें छन के आई हैं अभी जो आ रही हैं कि भाई आपके खिलाफ ये मामले हैं, ऐसा आपने उस समय ऐसा किया था। सामने वाला सोचता है कि भैया अब 60-65 साल 70 साल की उम्र में इस कार्रवाई से जाके मैं काहे के लिए जेल जाऊँ, तो सुरक्षित पनाहगार क्या होती है, जो मोदी वॉशिंग पाउडर और जो मशीन है, तो वहाँ चलो कम से कम बुढ़ापा सुकून से कटेगा। इसीलिए ये जो है ना, ये इंटरनल जो परिवार मतलब इस बात को सामने नहीं कर सकते, लेकिन फिर पारिवारिक मित्र हैं जो कुछ भी है ना, ये कहने के से बातें लीक होने लगी हैं। क्योंकि एक चीज देखी जाए, बीजेपी या एनडीए के पास एक मोदी का चेहरा है, इंडी गठबंधन के पास कौन है चेहरा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप बैक जाइए, 77 में जब पहली बार कांग्रेस हारी थी, कोई चेहरा नहीं था। मोरारजी देसाई पहली बार प्रधानमंत्री बने, चुनाव से पहले उनका कहीं कोई नाम नहीं था। 1991 के आसपास जब देवेगौड़ा उसकी सरकार थी बनी, देवेगौड़ा के बारे में किसने सोचा था कि पर यहाँ पर पूरी की पूरी इंडी है, पूरे के पूरे दल है, सबको चाहिए कि मैं बनूं। नहीं, इस बार ये चीज लोगों को समझ में आ गई है, और कहीं ना कहीं उसमें वो लोग कमी भी रह गई है शायद, इसीलिए वो समझौते पूरे नहीं कर पाए। उनके मन में भी ये था कि हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें होंगी तो हमारा दावा मजबूत रहेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उसका एकदम क्लियर कट रहता है कि भैया कांग्रेस नहीं चाहिए। जिस दिन इंडिया वाले सोच लेंगे कि भाजपा नहीं चाहिए, तो ये जो चर्चाएं चल रही है ना, इनके गठबंधन अपने आप जो है राइट हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी और बीडी निजामी जी मौजूद है। हम चर्चा पुनः जारी रहेगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
शिक्षा। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी, साथ में इंडियन न्यूज के सीईओ यशवर्धन उमक जी। तो चर्चा हमारी जारी है। हम अब देश की बात ना करके हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीट है कोरबा की, उसके बाद राजनांदगांव की। तो सबसे चर्चित सीट कोरबा से हम चालू करते हैं। निजामी जी से पूछते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को वहां से मैदान में उतारा है और एक परंपरागत सीट जो कांग्रेस की थी कोरबा, वहां से ज्योत्सना महंत प्रत्याशी कांग्रेस की, कैसा देखते हैं समीकरण? देखिए, जैसे ही सरोज पांडे को टिकट दी गई थी कोरबा की, तत्काल वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने उसका विरोध किया था बाहरी प्रत्याशी के नाम पर। इससे इनकार नहीं किया जाता। जबकि महंत जी का जो है, महंत जी खुद भी वहाँ से सांसद रहे हुए हैं, ज्योत्सना महंत रही हैं, तो वो जो बेल्ट है पूरी सरगुजा तक की, वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है जो चरणदास महंत का है और इनका उसमें बहुत समाज में आदर है, सब कुछ है। तो एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ग्रुप में उनको देखा जाता है। लेकिन बात चुनाव की है, आज जो इस परिस्थितियाँ हैं, तो निसंदेह सरोज पांडे जो है एक तेज तर्रार नेत्री हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, उसके बाद दुर्ग से भी नेतृत्व कर चुकी हैं, वो भी अच्छे चुनाव लड़ना जानती है। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत रहती है, जो लोग जैसे यदि यहाँ वैशाली नगर में जहाँ हम बैठे यहाँ से विधायक रही हुई हैं, 11 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, लेकिन जो स्थिरता बोलना चाहिए, जो कि कनेक्टिविटी चुनाव के बाद मतदाताओं के साथ नेताओं की होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो असफल रही हैं। ये दोनों तीनों चुनाव जो भी देखा जाए, चाहे विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा दुर्ग का, ये इस बात की चर्चा वहाँ भी चल रही है और इसलिए बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी की चर्चा भी चल रही है। तो वहाँ की जो टक्कर निसंदेह कांटे की टक्कर है, अभी कुछ भी कह पाने जल्दबाजी। श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे कोरबा लोकसभा सीट को लेकर? चूंकि बाहर से प्रत्याशी सरोज पांडे दुर्ग की है, जो स्थिति भिलाई दुर्ग ये की है, मैंने करीब वही स्थिति वहाँ की है। पूरे बेल्ट से कोलियारी का है, अधिकतर 80% वर्कर झारखंड के और बिहार के हैं। 1908 के तक के यानी ये बिहार में ही आता था, बिलासपुर जिले से लेकर के आगे वो बेल्ट। आज भी यानी क्या है कि नौकरी पेशा जो है वहाँ, चाहे वो बालको में हो चाहे NTPC में हो, अधिकतर उस क्षेत्र के हैं। और मैं आज से करीब कहा जाए तो 10 वर्ष पूर्व में जब अंबिकापुर क्षेत्र में गया था, तो उस समय रमन सिंह के मुख्यमंत्री के बनने की संभावना कम महसूस कर रहे थे। उस क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे कि सरोज पांडे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी उनमें जो बिहारवाद या ये के यूपी का उसके प्रति जो ये है वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तो क्या इस चुनाव में क्या इस चुनाव में स्थिति सबसे गड़बड़ कर दिया स्वयं महंत जी ने, जो प्रधानमंत्री के सिर को फोड़ दो करके इस प्रकार के वक्तव्य दिए ना, उसका व्यापक असर पड़ गया है। तो क्या है कि अभी महंत की स्थिति, ज्योत्सना तो खैर यानी अच्छी स्थिति में थी, परंतु अभी वो स्थिति नहीं कर सकते। दोनों 19-20 के हैं, कांटे की टक्कर है और इस टक्कर में कौन आगे हो जाएगा ये तो खैर वोटिंग से होगा, पर उसने एक राष्ट्रीय नेता की छवि बनाते हुए वहाँ पर अपना काम किया। हम निजामी जी बस्तर की बात किया जाए, क्योंकि बस्तर भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ पर पूर्व मंत्री चुनाव में है और जो एक सामान्य जो प्रत्याशी है वो कैसा देखते हैं आप? देखिए, बस्तर के बारे में चूँकि पहले दौर में उसमें चुनाव मुकम्मल हो गया था, तो हमारी जो टीम है, चूँकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे कहीं ना कहीं इस बार जो शिकायत आ रही है कवासी लखमा की, कवासी लखमा से वहाँ के लोग मतदाता इतने संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। और जैसे कि वो 5 साल मंत्री भी रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो मतलब हमें दंतेवाड़ा बात हुई, स्पेशली जगदलपुर बातचीत हुई, जो कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नेता का होना चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान, उसमें कांग्रेस में फेल रही है। जो इंटरनल आंतरिक सूत्र है, पहले दौर में शायद वो तैयारी मैनेज नहीं कर पाया, क्या है, तो वहाँ की स्थिति मेरे ख्याल से तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो कहा करीब वही स्थिति है कि महेश कश्यप भले कमजोर साबित हो रहे हैं,
पर अंतिम समय में उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और इसकी जीत की संभावना बढ़ गई। अब हम राजनांदगांव सीट की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ के चुनाव हो चुके हैं, तो राजनांदगांव में कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, राजनांदगांव में देखा जाए कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों, और राजनांदगांव से बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो भूपेश बघेल एक सबसे बड़ा चेहरा था कांग्रेस का, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कभी भी उन्होंने 3-4 महीने पहले तक वो मुख्यमंत्री थे। और कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े चेहरे को, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा था प्रत्याशी के तौर पे, राजनांदगांव में उतारा है। तो उनकी प्रतिष्ठा तो दांव पे है ही। और यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का वो गृह जिला भी है जी, वो वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, अभी विधायक भी हैं, उनके बेटे अभिषेक सिंह वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो एक हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर वहाँ पर जुड़ी हुई है। और संतोष पांडे जो कि दूसरी बार भी वहाँ पर प्रत्याशी बने हैं, प्रत्याशी उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और निसंदेह जो शुरुआती दौर था उसमें भूपेश बघेल बहुत अच्छी, उसमें शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जो एक तो मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट में ऐसा कहते हैं कि शायद वो बीच में कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए। लेकिन जो प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए वो ये है कि 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस के पास है और 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि वहाँ के विधायक ईमानदारी से मेहनत करते और मतदाताओं का जो इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में था ऐसे ही कुछ रहा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भूपेश बघेल के लिए भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि पूरे देश का माहौल है कि अब की बार 400 पार, आज मोदी के चेहरे पे जसपाल पांडे भले ही जो है अपना व्यक्तिगत ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जिनकी वजह से उनकी छवि कोई व्यक्तिगत रूप से बनी हो, लेकिन जो उनका ये चुनाव है ये मोदी के चेहरे पे वो लड़ रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो मोदी वर्सेस भूपेश बघेल, अगर राजनांदगांव की बात देखें, अगर वहाँ जीत हो, अगर वहाँ भूपेश बघेल जीतते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मोदी के खिलाफ जीत होगी, मोदी के चेहरे के खिलाफ जीत होगी। और लेकिन चूंकि अभी हो चुकी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वहाँ भी टक्कर कांटे की है, अभी कुछ भी कह पाना। आप क्या सोचते हैं इस पे? शहरी क्षेत्र में भाजपा का अच्छा प्रभाव रहा है, वोटिंग भी अच्छा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी योजनाएं थी भूपेश बघेल की, उसको बंद कर देने से वहाँ के लोग नाराज काफी की है। नाराजगी जारी के गोबर खरीदने का और रीपा जितने भी ग्रामीण औद्योगिक के केंद्र खोले थे वहाँ पर पेंट बनाने का, ये करने का कई ऐसे योजनाएं थी जिसका लोगों ने स्वागत किया था, और इसका फायदा इस चुनाव में उसको मिल सकता है। पर ये क्या है कि ये स्पष्ट ये नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है। एक और क्या है कि 5 विधानसभा, जैसे कि कहे 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का पहले भी ये था और आज भी वही स्थिति है। तो ऐसा तो आप कह सकते हैं कि एकदम कांटे की टक्कर, कौन जीतेगा कह नहीं सकते, पर कांटे की टक्कर। रायपुर लोकसभा में हम आते हैं, श्रीवास्तव जी आप बताएंगे, रायपुर लोकसभा में दिग्गज जो कई बार विधायक रहे हैं, कई सालों से विधायक रहे, बृजमोहन अग्रवाल, और उनके सामने नए विधायक जो संसदीय सचिव भी थे विकास उपाध्याय, तो दोनों में क्या देखते हैं? अभी कंटिन्यू रायपुर आना जाना चल रहा है और लोगों से चर्चा में ये है, वो तो क्लीन स्वीप कर रहा है बृजमोहन सिंह, ऐसा लोगों को कहना है। और कांग्रेस का तो प्रचार 0 है, उस क्षेत्र में 0 है। यहाँ तक कि मैं जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ, विकास उपाध्याय का एरिया है, उस एरिया में एक बार भी कोई नहीं आया है आज तक, एक भी यानी कांग्रेसी ने ये करने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि पर्ची तक की वितरित नहीं हुआ है, आज की बात मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस की स्थिति रायपुर लोकसभा में महसूस कर रहे हैं ऐसा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, साथ सरेंडर कर दिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे रायपुर लोकसभा के बारे में? देखिए, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पहली सीट क्लियर कट नजर आ रही है वो है रायपुर की। मतलब वहाँ पर कोई भी राजनीतिक जानकार या कोई भी नेता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बृजमोहन की अग्रवाल की जीत वहाँ पर अवश्य संभावित लग रही है, क्योंकि उनका चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो, दूसरी बात वो लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं पूरा 5 साल, और इसलिए आज तक के वो अजय योद्धा है। 8 बार विधायक लगातार रहे, पाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो वो कनेक्टिविटी है,
तो वो मतलब उनकी जो आम जनता से डायरेक्ट संबंध है उनके बारे में सब लोग जानते हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी वजह शुरुआत की थी, लेकिन निसंदेह आम जनता से जुड़ा हुआ एक जो सबसे बड़ा नाम है, और इसीलिए उनके नाम की वजह से ही पहली सीट जो क्लियर कट अगर भारतीय जनता पार्टी में जिसको कोई मानेगा वह रायपुर की महासमुंद की सीट पर आए, चूंकि महासमुंद का भी चुनाव हो चुके हैं और ताम्रध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री है वो वहाँ से लड़े, तो क्या देखते हैं, कैसा था वहाँ का? देखिए, महासमुंद में साहू, वहाँ पे साहू मतदाताओं की संख्या अच्छी जी। और वहाँ पर चुन्नीलाल साहू और एक मोतीलाल साहू जी, ये दो लोग भी वहाँ पर सांसद रह चुके हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि साहू की जो जातिगत आधार पर जो टिकटें बटी हैं तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तो हैं। अब दूसरी बात आती है बाहरी और स्थानीय की, सभी एक मैटर आता है। अदरवाइज ताम्रध्वज साहू कांग्रेस तरफ से एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे प्रखर वक्ता है। और जैसे आपने देखा कि पिछली बार 2014 के चुनाव में जब दुर्ग से सरोज पांडे को ताम्रध्वज साहू ने हराया था और उनके अंदर देखा जाए, और इकलौती सीट थी छत्तीसगढ़ की जिसको ताम्रध्वज साहू ने इकलौती, तो वो अपने व्यवहारिकता के वजह से और उनके अंदर जो है एक क्वालिटी है लीडरशिप की, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। आज वो कांग्रेस के हाईकमान के भी बहुत नजदीकी है देखा जाए तो। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, विधानसभा हारने का क्या अगर आप चूंकि व्यवहार और सारी चीज राजनीतिज्ञ है तो विधानसभा चुनाव हारने का उसका पीछे अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, अभी भी वो चर्चा जारी है उनके विधानसभा में। उनके विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे चर्चा जो हमारी हुई है, हमने बाद में कई कुछ चीजें कि आदमी चुनाव से पहले नहीं बोल पाता है, लेकिन निसंदेह जैसा कि हर जगह सिर्फ ये ताम्रध्वज साहू जी की बात नहीं है, परिवारवाद बोलते ना, परिवार के कुछ लोग पुत्र प्रेम वहाँ के जो है ना लोगों ने साफ साफ खुले तौर पे इस बात को कही है कि ताम्रध्वज साहू बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनसे हम कुछ कहना चाहते हैं तो बीच में जो इनके पुत्र लोग हैं वो वहाँ तक वो पहुँचने नहीं दिए। उन्होंने बीच में बहुत सारे काम उनके जो बिगड़े इसी नाम से बिगड़े। तो हार का कारण में जो आज खुल के, अब तो लोग खुल के बोलना शुरू कर दिए, तो चुनाव में पड़ गया कि वो उनको तो पसंद करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो मैनेज नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से उनके पिता को हार का मुझे पड़ा। सरगुजा की हम बात करें, सरगुजा की क्या स्थिति श्रीवास्तव जी? वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है शशि और बीजेपी से है चिंतामणि। चिंतामणि केवल 2 महीने पहले आए थे कांग्रेस से, टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में आए थे। और मेहनत मैंने उसके ओर से कहा जाए तो स्वयं तो अच्छे से कर रहे हैं, परंतु जो उसके समर्थक थे वो सीधे सीधे शशि को साथ दे रहे हैं। और वहाँ के पत्रकार ने मेरे को बताया कि अभी यहाँ ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, परंतु शशि अभी तक भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएंगी विष्णु देसाई जी की, कि वहाँ से निरंतर वहाँ पर इसीलिए प्रचार में ये जुटे हुए। आज जिस आपने जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 2 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनका नाम ईडी में था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो ईडी से नाम विलुप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां है क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा उसको पार्टी कैंडिडेट पर, क्योंकि जिनको भी पता होता है या पता चल जाता है कि ये तो इस प्रकार से बचने के लिए इसमें आए हैं, तो उसका फल उसी को भुगतना पड़ेगा पार्टी कैंडिडेट को। जी। अब जो बाकी सीटें हैं बिलासपुर लोकसभा, तो क्या कहेंगे आप? चूंकि वहाँ से टोकन सिंह है, जो टोकन साहू है, और इसके लिए मैं पहले एक बता देता हूँ कि वहाँ से करुणा शुक्ला चुनाव लड़े थे और वो एक अनजान एक वकील था लखनलाल साहू, उससे 1,75,000 वोट से हारे। यानी मुख्य प्रधानमंत्री के भतीजे होने के बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, तो इससे ऐसा लगता है कि वहाँ साहू समाज का अच्छा दबदबा है। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी पत्ता साफ है देवेंद्र यादव, एक बार पत्ता साफ देवेंद्र यादव का। एक तो वो भी सैटेलाइट कैंडिडेट है, यहाँ से एक ही हुआ, ना तो वहाँ पर जमीन था ना कोई ये था है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, जो कांग्रेस का वहाँ का जिला का अध्यक्ष, बिलासपुर जिला का अध्यक्ष, कई ये सब पूरे भाजपा में आ गए। आप दोनों से अंतिम सवाल रहेगा कि निजामी जी पहले आपसे रहेगा, उसके बाद श्रीवास्तव जी से रहेगा, ओवरऑल 11 लोकसभा सीटों में क्या स्थिति रहेगी? देखिए 11 मेरा जो आंकलन है, जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि बिलासपुर में, लेकिन बिलासपुर में स्वयं गया था
करीब 15 दिन पहले, और मैंने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर वहाँ पर विजिट भी किया था, खासतौर से मल्हार, मस्तूरी वगैरह ये सब भी गया था, बिलासपुर भी गया था। तो मैंने देखा वहाँ पर देवेंद्र यादव चूँकि एक युवा प्रत्याशी है ना, युवा प्रत्याशी है, और उन्होंने जो है वो चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, वो भी उन्होंने देखा। जब महापौर का चुनाव एक बार जीते, 2 विधायक चुनाव जीते, तो उनके साथ भी उनकी स्ट्रेटेजी। और एक और चीज़ है कि मैं ऐड करना चाहूँगा, अनडिफीटेड है वो। हाँ, अनडिफीटेड है। तो उत्साह के साथ जो है ना, तो बिलासपुर में तोखन साहब अभी कहीं नहीं देखे। मैं हमारे जो लगातार बातचीत हो रही है, मैंने प्रचार प्रसार भी देवेंद्र यादव का देखा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में वॉल लाइटिंग से लेकर के बैनर पोस्टर बहुत अच्छी तादाद में भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले कांग्रेस का प्रत्याशी देवेंद्र बहुत आगे था। और आज सवेरे से कम मेरे को लगता है 50 से 100 गाड़ियाँ महिलाओं की आज गई है वहाँ पर देवेंद्र यादव के पक्ष में। उनकी पत्नी स्वयं गई हुई है, और एक मतलब जो एक सुनियोजित प्रचार प्रसार होता है वो है। निजामी जी तो बात कर रहे हैं, तो कितने एक अगर 7 तारीख को जो लास्ट हमारा तीसरा चरण का मतदान होना है, तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं, कितना सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है या कांग्रेस के पास आ सकती है? देखिए, मेरा अनुमान है कि जो परिस्थितियाँ हैं, पिछली बार 2 थी, इस बार वो संख्या 4 तक हो सकती है। और 4 में सबसे जो पहली सीट जैसे रायपुर की भाजपा की, तो वैसे जो सबसे मजबूत सीट है वो कांकेर की है, जो कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। उसके अलावा एक बिलासपुर की सीट है जिसपे भी देवेंद्र यादव और टोकन साहब, और एक जो जैसे राजनांदगांव में क्योंकि बड़ा चेहरा है ना, तो ये भी यहाँ भी चमत्कार हो सकता है। तो कुल मिला के 4 सीटों की संभावना। चौथी कौन सी है? 4 सीटें। हाँ, कोरबा से भी आ रही कांग्रेस। हाँ, कोरबा या सरगुजा। अच्छा, श्रीवास्तव जी आप बताएंगे कि 11 सीटों में कितनी सीट कांग्रेस के पास जा सकती है और भाजपा के पास? कांग्रेस के पास 1 या 2 से अधिक नहीं जा सकती। कौन सी 2? अब उसका नाम भी आप जिक्र कर दीजिए। मैंने कांकेर को जिक्र कर दिया है जी, और दूसरा राजनांदगांव में, दूसरा आपका सरगुजा का। बस केवल 2 के है, 2 में 1 हो सकता है जी, 2 से 3 नहीं होने की संभावना है जी। कारण क्या है, जैसे बिलासपुर का आज एक पैर जमानत में है जी, सबको पता है कि कितने बड़े बड़े स्कैम में फंसे हुए हैं जी, और वो भी मैंने रिकॉर्डेड के स्कैम है, ऐसा नहीं अनरिकॉर्डेड नहीं है। इसका लोगों को जानकारी है, उसका फायदा। लेकिन उसमें लोग ये भी सोचते हैं ना कि आजकल ईडी और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, आम जनता तो भी सोचने लगी बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें। 2 मुख्यमंत्री आज जेल में है, एक केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे। उसके अतिरिक्त चालू है क्या जी? तो उसके अतिरिक्त ये है, अभी उन्होंने ये किया है कि 6 करोड़ रुपए की संपत्ति मेरे पास है। किसने? देवेंद्र यादव ने। अब पिछले चुनाव में कितना किया था? कम किया था, 1 करोड़ से भी नहीं। जी 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 जी। तो ये 6 करोड़ रुपया 5 साल के उसके वेतन अवय वगैरह में क्या संभव हो सकता है जी? सही बात है जी। उससे अंदाजा लगा सकते हो जी कौन कितने पानी में है जी। वैसे अच्छे युवक है, और ये है, पर ये है अब जिस तरह से स्वयं सैटेलाइट में वहाँ पहुँचा है, वैसे यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ जाके क्या करेंगे? वोट को वोट देने का अधिकार नहीं। जैसे सूरज पांडे चले गए कोरबा, सैटेलाइट से कोरबा गई है सूरज पांडे, देवेंद्र यादव कांग्रेस से गए हैं। और जहाँ तक जो संपत्ति की बात है सूरज जी, संपत्ति तो सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस को चाहे भाजपा को, अगर देखा जाए, अगर सही बात है, हाँ लोग तो पूछेंगे। अब यह है कि भाजपा के नेताओं से कोई संपत्ति नहीं पूछी जाती है, दूसरे से पूछी जाती है। ये भी संयोग है, इसका कुछ नहीं। लेकिन आम जनता इस सब चीजों को समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पे कहीं ना कहीं एक मेलाफाइड इंटेंशन भी है, कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम चीजें हैं लगी हुई हैं, है ना। इसका इम्पैक्ट भी होता है, आम जनता समझने लगी है। अच्छे नेता है, राजनेता तेजी से उभर रहा था। हाँ जी। और उसको बीच में वो कांग्रेस के पार्टी में रह करके उसने अपना कैरियर भी कर लिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव ये रह चुके थे। और एक और चीज है, अनडिफिटेड है, अनडिफिटेड है, राहुल गांधी के एकदम ये थे, करीबी है जी। और चुनाव में भी उन्होंने बोला कि इनको आप बनाइए और ये बहुत जुझारू है करके, इस टाइप से। वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो न्याय यात्रा थी, दोनों में उनके इन्वॉल्वमेंट योग्य कैंडिडेट था, यहाँ के लिए था जी। उनको बेकार के वहाँ भेज करके उनका कैरियर को ये कर दिया, मेरे कहने का जी जी। चलिए दूर गए हुए अच्छे से टक्कर दे सकते जी। चलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इंडियन न्यूज़ के इस चुनाव पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट रोजगार